नमस्कार। चलिए आज भारतीय राजनीति के 75 सालों से भी ज्यादा लंबे सफर को समझते हैं। आजादी की उस पहली सुबह से लेकर आज के नए भारत तक। ये कहानी उतार चढ़ाव, बड़े बड़े फैसलों और हाँ, करोड़ों उम्मीदों से भरी हुई है। जरा एक पल के लिए सोचिए, साल था 1947 और उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही कि इतनी सारी भाषाएं, इतने धर्म, इतने अलग अलग कल्चर वाले देश को एक साथ चलाया कैसे जाएगा। सच कहूं तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता था। लेकिन बस यहीं से भारतीय राजनीति की असली कहानी शुरू होती है। इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 खास हिस्सों में देखेंगे। लोकतंत्र के पहले टेस्ट से शुरू करके हम आज की राजनीति तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दौर, लोकतंत्र की पहली परीक्षा का। ये वो वक्त था जब एक नए नवेले राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी और इसकी अगुवाई कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। साल 1950 में जब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान लागू हुआ तो एक ऐसी चीज हुई जो उस जमाने के लिए सच में क्रांतिकारी थी। हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिला। अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, कोई फर्क नहीं। सोचिए, उस दौर में जब दुनिया के कई बड़े बड़े विकसित देश भी ये अधिकार सबको नहीं दे पाए थे, इस एक कदम ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रख दी। नेहरू का सपना एक आधुनिक भारत का था और इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े उद्योग, आईआईटीज और वैज्ञानिक संस्थानों की नींव रखी। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दो सिद्धांत आगे बढ़ने का रास्ता थे। पर ये राह आसान बिल्कुल नहीं थी। बंटवारे का दर्द था, जबरदस्त गरीबी थी और ऊपर से चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थीं। अच्छा, नेहरू युग के बाद अब हम उस दौर में चलते हैं जो शक्ति, संकट और बड़े बदलावों से भरा हुआ था। ये वो समय था जब भारत ने बहुत शक्तिशाली नेता देखे, लेकिन साथ ही लोकतंत्र पर संकट के बादल भी छाए। इंदिरा गांधी का दौर, सच कहूं तो विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ उन्होंने 1971 के युद्ध में भारत को एक शानदार जीत दिलाई, बांग्लादेश बनाया और भारत को एक परमाणु शक्ति भी। उनका गरीबी हटाओ का नारा तो घर घर में गूंज रहा था। लेकिन दूसरी तरफ 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, जिसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय माना जाता है। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, जो भारत के सबसे युवा पीएम थे। उनका पूरा फोकस कंप्यूटर और टेलीकॉम से भारत को आधुनिक बनाने पर था। लेकिन फिर बोफोर्स जैसे घोटालों ने सरकार की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया और इसके बाद शुरू हुआ 90 का दशक, जो एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, जहां से गठबंधन सरकारों का चलन शुरू हुआ। मतलब जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। तो एक तरफ यह राजनीतिक उठापटक चल रही थी और दूसरी तरफ भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने भारत की आर्थिक तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यह दौर था 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों का। उस वक्त प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी ने एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। आसान भाषा में कहें तो सरकारी कंट्रोल कम किया गया, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा मिला और भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। और इन सुधारों का असर बहुत गहरा हुआ। इसने भारत के मध्यम वर्ग के लिए नए नए अवसर पैदा किए और देश की अर्थव्यवस्था मानो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगी। भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर निकल पड़ा था। इसी बदलते हुए भारत में सत्ता में आए अटल बिहारी वाजपेयी। 90 के दशक की अस्थिरता के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि गठबंधन सरकारें भी मजबूत और असरदार हो सकती हैं। उन्हीं के कार्यकाल में परमाणु परीक्षण हुए, कारगिल युद्ध में भारत को जीत मिली और देश को आपस में जोड़ने वाले गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई। वाजपेयी सरकार के बाद अब चलते हैं साल 2004 से 2014 के दशक में, जिसे यूपीए का दौर कहा जाता है। इस दौर की राजनीति का पूरा फोकस अधिकारों और आम आदमी की उम्मीदों पर था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इस सरकार ने मनरेगा जैसा कानून बनाया, जिसने पहली बार ग्रामीण इलाकों में रोजगार की कानूनी गारंटी दी। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया, जिसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये कानून आम आदमी को ताकत देने की दिशा में बहुत बड़े कदम थे। लेकिन इस दौर की एक सच्चाई ये भी थी कि सरकार की छवि पर भ्रष्टाचार के बड़े दाग लगे।
2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे घोटालों ने सरकार की साख को बाहरी नुकसान पहुंचाया और एक बड़े राजनीतिक बदलाव के लिए जमीन तैयार कर दी। और यही असंतोष हमें ले आता है भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर में, यानी 2014 से लेकर आज तक, जिसे बदलाव की लहर का दौर भी कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई बड़े और साहसिक फैसले लिए गए। नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक बदलाव हुए, तो वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने जैसा एक ऐतिहासिक कदम भी उठाया गया। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के साथ भारत की वैश्विक छवि को G20 की अध्यक्षता से और मजबूती मिली। हाँ, ये भी सच है कि इस दौर में ध्रुवीकरण यानी समाज का दो गुटों में बंटना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर बहस भी बहुत तेज हुई है। तो नेहरू के समाजवाद से लेकर मोदी के नए भारत तक भारतीय राजनीति ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। सरकारें बदली, नीतियां बदली, नेता बदले, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदली, और वो है भारतीय मतदाता की ताकत। और शायद यही भारतीय राजनीति की असली खूबसूरती है। ये कोई किताब में लिखी खत्म हो चुकी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो हर दिन, हर चुनाव और हर एक आवाज के साथ लगातार लिखी जा रही है।